जब हम रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम राष्ट्रीय आंकड़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर बोलते हैं। दूसरी ओर शेयर बाजार राष्ट्रीय यहाँ तक कि विश्व अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अचल संपत्ति स्थानीय यहाँ तक कि सूक्ष्म स्थानीय अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। जैसे कि नागपुर में जो हो रहा है वो सीधे तौर पर मुंबई में जो हो रहा है उसे प्रभावित नहीं कर सकता है। सभी रियल एस्टेट बाजारों को एक साथ प्रभावित करने वाली ब्याज दरें क्या है? भारत में संपूर्ण आवास उद्योग को मापने के लिए कोई एकल बैरोमीटर है ही नहीं। इसलिए जबकि सांख्यिकी गणना और आर्थिक कारक प्रासंगिक है, समान रूप से महत्वपूर्ण है किसी के सामान्य ज्ञान का उपयोग करना। हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और चारों ओर एक नजर डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। किसी विशेष क्षेत्र में रियल एस्टेट एजेंटों, निवेशकों और उधारदाताओं के बात करनी चाहिए। बाजार तक पहुंचने में एक बड़ी मदद हो सकती है। यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसी को रियल एस्टेट में डील करते समय विचार भी करना चाहिए। कॉर्पोरेट अचल संपत्ति प्रबंधकों के सामने एक प्रमुख मुद्दा यह है कि मौजूदा बाजार के माहौल में अचल संपत्ति का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कैसे किया जाए। दूसरे रियल एस्टेट एजेंट उपयोगिताओं, जोनिंग स्कूलों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन खरीदार को खरीदारी करते समय दो सामान्य मुद्दों का सामना करना पड़ता है। तो क्या है वो मुद्दे? नंबर 1, क्या संपत्ति हमारे घर के लिए सही वातावरण प्रदान करेगी? नंबर 2, जब हम बेचने के लिए तैयार होंगे तो क्या संपत्ति का पुनर्विक्रय मूल्य अच्छा होगा? एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो किसी भी खरीदार निवेशक को सामना करना पड़ता है वह कानूनी मुद्दा है। रियल एस्टेट कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। जिस राज्य में संपत्ति स्थित है वहां कानून का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वकील से हमें परामर्श भी लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कम फीस लेके हमें सर्च रिपोर्ट भी ये लोग निकाल के देते हैं, तो उससे हमें फायदा हो सकता है। कई बार एक खरीदार जिस संपत्ति की तलाश कर रहा होता है वह उपलब्ध है लेकिन ठीक से विज्ञापित नहीं है। सही संपत्ति खोजो और खोजने में आपको कुछ समय और प्रयास लग सकता है। वित्त का महत्व मतलब फाइनेंस। अब ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें अपने वित्तीय भंडार और अपनी उधार लेने की क्षमता को जानना चाहिए। यदि हम अपनी वर्तमान बचत, आय और ऋण के बारे में जानते हैं तो हम उधारदाताओं की मदद ले सकते हैं। और बैंक जो कंपनियां हैं जो आपकी वित्तीय क्षमता के अनुसार कुछ विकल्प आपको प्रदान करती है। भारत में कुछ रियल एस्टेट एसोसिएशन और आयोगों ने विनियम प्रायोजित किया है जिसके लिए सभी रियल एस्टेट दलालों को न्यूनतम स्तर की सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता जो है वो होती है, जो विक्रेताओं को उन सेवाओं को खरीदने के लिए मजबूर करती है जो वे नहीं चाहते हैं या उसकी आवश्यकता नहीं है। लेन देन शुल्क पर छूट का मुद्दा है। भारत में कुछ राज्य अचल संपत्ति लेन देन पर कमीशन या शुल्क की छुट्टी की अनुमति देती है, लेकिन कुछ राज्यों में विनियम है जो छूट को प्रतिबंधित करते हैं। इसके बाद उपभोक्ता भागीदारी का मुद्दा है। भारत के उपभोक्ता महासंघ ने एक अध्ययन जारी किया कि रियल एस्टेट बोर्ड और कमीशन में रियल एस्टेट व्यावसायिकों का वर्चस्व है और उन्होंने उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी की सिफारिश की, जिसका चिकित्सकों द्वारा विरोध किया जाता है। यह सामान्य खरीदारों और विक्रेताओं के हितों के खिलाफ काम करता है। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, समाचार मीडिया में अचल संपत्ति के बबल सिद्धांत के बारे में बहुत सारे घेरा चल रहे हैं और यह कि अचल संपत्ति बाजार फटने वाला है, इसका संभावित खरीदार या विक्रेता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं प्रोफेसर पवन फंदे आप सभी का एफके प्रॉपर्टीज में स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल और Instagram चैनल जो है उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो में। धन्यवाद।